नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 72 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र बांटे। सभी अभ्यर्थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं अक्सर अपने राजनीतिक बयानों से दूसरे नेताओं को असहज करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बार स्थायी राजधानी के बयान पर कई नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। और निशाना भी ऐसा कि एक वक्त में हरदा के करीबी रहे मंत्री सुबोध उनियाल ने उनकी उम्र और मानसिक संतुलन पर टिप्पणी कर डाली है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विजय बहुगुणा और उनके साथी अगर उनकी सरकार ना गिराते तो गैरसैंण अब तक राज्य की पूर्णकालिक राजधानी घोषित हो चुकी होती। हरदा के इस बयान से सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। तरीके से गैरसैंण की एजेंडे को लेकर के चल रहे थे। विधानसभा भवन बना दिया था, 4 डिवीजन वहाँ खड़े कर दी थी, ये हुड्डा नाम की संस्था खड़ी करके टाउनशिप की प्लानिंग कर दी थी, हेलीपैड बना दिया था, सड़कें बना दी थी, गैरसैंण चौकुटिया को मिला करके विकास बोर्ड बना दिया था और जिला बनाने की प्लानिंग कर ली थी। और हमने उसके साथ जो है सचिवालय बनाने के लिए 57 करोड़ रुपये का प्रोविज़न करके एक वेबकोस नाम की संस्था को टेंडर दे दिया था और 500 आवासीय भवन बनाने का प्रोजेक्ट हमने मंजूर कर दिया था। तो वो सब देखते हुए मैं कह रहा हूँ, यदि उस समय हमारी सरकार को अस्थिर नहीं किया गया होता, उस अस्थिरता का प्रभाव ये पड़ा कि एक वित्तीय वर्ष के 6 महीने, जिसमें 4 महीने तो हमारा बजट ही पारित बजट, विधानसभा द्वारा पारित बजट जो है वो गवर्नर ने दबा दिया केंद्र सरकार के कहने पे, ये धमकी दे करके यदि तुमने पारित किया तो तुमको मिजोरम भेज देंगे। वो मिजोरम नहीं जाना चाहते थे और इसलिए वो हमारे बजट को लेकर के बजट के ऊपर बैठ गए और उसको जो बिल था, वित्त विधेयक था, उसको उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, अनुमोदन नहीं दिया। ये हरीश रावत जी का ये कहना कि वो गैरसैंण को राजधानी बनाने जा रहे थे, हम लोगों ने रोक दिया। देखिए, अभी भी जो हरीश रावत जी ने किया, आज पूरे उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की दुर्दशा भी है तो इसका कारण हरीश रावत है। हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद भी वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, किसने रोक दिया था उनको? आज वो जनता को जिस तरह भड़क ला रहे हैं, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि उन पर उनकी बढ़ती उम्र का उनके दिमाग पर असर पड़ने लगा है और वो उलझुल बातें करने लगे हैं। और आज मेरा तो ये मानना है कि हरीश रावत जी उत्तराखंड के अंदर एक झूठ बोलने की चलती फिरती मशीन है, जिनका काम लगातार झूठ बोलना है राजनीति में। परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे और इस उम्र में मैंने पहले ही सलाह दी और आज भी दे रहा हूं कि उनको संन्यास लेकर वानप्रस्थ आश्रम में चला जाना चाहिए, बजाय इस तरह की उलझुल बातों को। कांग्रेस के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर उलझ गए हैं। एक पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो वेतन भत्ता नहीं लेंगे, तो दूसरे पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने वेतन भत्ते में बढ़ाए जाने को लेकर स्वागत किया है। ऐसे में पार्टी के 2 बड़े नेताओं के बीच हुए इस मतभेद के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। तो उधर बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है। दरअसल गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक पास किया गया। इस विधेयक के तहत विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। विधायकों के ही आग्रह पर जो है सरकार ने वेतन वृद्धि करने का काम किया है। और स्वाभाविक बात है कि विधायक, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ, जितना जो है आमजन से जुड़ा हुआ होता है उतना कोई दूसरा व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं होता है। वो जो है विधानसभा भी देखना है, प्रदेश भी देखना है, उसके जो घर आगंतुक आते हैं उनका सत्कार भी करना होता है। तो बढ़िया है। अब मैंने कहा ना कि कुछ लोग इसको स्वीकार करेंगे, कुछ लोग नहीं स्वीकार करेंगे। गणेश कुदियाल जी ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब विधायकों ने ये आग्रह किया कि वेतन
या उनके उसमें जो है वृद्धि होनी चाहिए। विधानसभा के सत्र का कुल मिलाकर जो हासिल आया वो ये आया कि माननीय विधायक गणों की और पूर्व विधायकों की आय में कुछ इजाफा हुआ है। आधिकारिक रूप से तो अभी किसी ने बाहर नहीं कहा है, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि करीब 1.25 लाख के करीब वर्तमान विधायक गणों को और पूर्व विधायक गणों को भी 10,000 के आसपास, कोई 11,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है, इसके आसपास पूर्व विधायक गणों को भी उनकी आय में इजाफा हुआ है। उसको पेंशन कहिए या उसको पेट्रोल भत्ता कहिए, जो विभिन्न मदों में 1.25 लाख, और वर्तमान विधायक गणों का जो मासिक जो उनको मिलना है वो 4 लाख के करीब तय हुआ है, ये बताया गया है। यदि गणेश गोदियाल जी कह रहे हैं कि मैं अपना बढ़ावा वेतन नहीं लूँगा, मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, वो तो इतने संपन्न हैं कि वो जो इतना भी वेतन या पेंशन जो उनको मिलती है वो न लें, सारा इतना ही करें वो। और उनसे ये भी आग्रह करूँगा कि जो उनकी पार्टी के अन्य पूर्व विधायक हैं या वर्तमान विधायक हैं, जो बढ़ावा वेतन जो उनको मिलना है, वो सबसे अपील करें अपने विधायक जो हैं उनकी पार्टी के, कि इस प्रकार का वो भी निर्णय लें जैसे गोदियाल जी ने निर्णय लिया। निश्चित रूप से गोदियाल जी का निर्णय जिस प्रकार से उन्होंने लिया है, तो यदि सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं यदि वो लेंगे तो मैं समझूंगा कि गोदियाल जी ने निर्णय। उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसके तहत कांग्रेस हाईकमान ने एक समिति का भी गठन किया है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इस दौरान बताया कि उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान ने समन्वय समिति का गठन किया है। उन्होंने आगे कहा कि समन्वय समिति में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समिति की अध्यक्षता करेंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम वरिष्ठ नेता समिति के सदस्य बनाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति नगर निकाय और पंचायत चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व को सुझाव देगी। केदारनाथ उपचुनाव पार्टी के मद्देनजर भी और देश के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और पार्टी अभी बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव जो जीती है उससे पार्टी में बहुत जोश और उत्साह है, और हम मैट्रिक लगाने के पूरे मूड में है। जनता हमें भरपूर सहयोग दे रही है, और आगामी जो निकाय और पंचायत चुनाव भी होने हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का इन चुनावों को टालना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये अंदेशा हो गया है कि आज की तारीख में यदि निकाय और पंचायत चुनाव होंगे तो उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय जनता बहुत परेशान हो चुकी है इस प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार से। केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी कोई भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, इसलिए एक भारी भरकम हैवीवेट समिति बनाई गई है जो पूरा का पूरा केदारनाथ उपचुनाव, निकाय और पंचायत चुनाव को अपनी देखरेख में क्रियान्वयन कराएगी। वहीं कांग्रेस विधायक हरीश धामी को भले ही विधानसभा के मॉनसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष का साथ ना मिला हो, लेकिन अब सीएम पुष्कर सिंह धामी का साथ कांग्रेस के हरीश धामी को मिल गया है। विधानसभा सत्र के दौरान आपदा के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश धामी को चर्चा में मौका नहीं दिए जाने को लेकर विधायक हरीश धामी सदन से लेकर सड़क तक नाराज नजर आए। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने अपने क्षेत्र की आपदा को लेकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिवालय में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री R.K. सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के साथ विधायक हरीश धामी की बैठक भी हुई। देखिए, धारचूला ऐसे भी अगर देखेंगे तो आपदा प्रभावित क्षेत्र रहता है। वहाँ पे कई बार देखने में आया है कि भारी बारिश से कई क्षति होती है, और दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा होने के कारण वो उसकी एक अलग अपनी सेंसिटिविटी है। और इसीलिए अभी जो विधानसभा सत्र के दौरान जितनी भी सूची सौंपी गई है उस सूची का परीक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि उसकी शीघ्र उसका परीक्षण करें, और किन किन आपदा से जो प्रभावित कार्य है उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए, और इसके अलावा भी विभागीय स्तर पर क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है उसके बारे में भी स्पष्ट निर्देश। गैरसैंण में जिस मामले को लेकर मैं धरने में बैठा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने
अपने कार्यालय में बुला के उस दिन अपने प्रमुख सचिव को और आपदा सचिव को निर्देशित किया था कि आप जो है सोमवार को जो भी धारचूला की समस्या है आपदा से संबंधित, उस पर आप इनसे जो है लेटर ले लें और उस पर त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। तो उसी संबंध में कल मीटिंग होना था, कल जन्माष्टमी की छुट्टी थी इसलिए नहीं हो पाया। तो आज प्रमुख सचिव जो है मुख्यमंत्री और आपदा सचिव बैठे थे और उसमें मैंने 112 बिंदु पे जो मेरी विधानसभा की समस्याएं थी मोटा मोटा वो समस्याओं को उसको दिया है। और तत्काल अभी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के द्वारा जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को निर्देश दे दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो कार्य उनके स्तर से हो सकते हैं जिला स्तर पे उसको करें और जो शासन के स्तर के हैं उसके जो है तमाम डीपीआर बना के शासन में भेजें, ताकि जल्दी से जल्दी धारचूला विधानसभा की आपदा से जो रिलेटेड मामले हैं उसका जो है समाधान हो सके। और मैं विशेष तौर पर इसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सदन में मुझे अपने लोगों ने तो बोलने का अवसर नहीं दिया आपदा में, लेकिन उन्होंने मेरी पीड़ा समझी और धारचूला मुंशियारी के पर्वतीय क्षेत्र के जो आपदा प्रभावित है उनकी पीड़ा समझी है। और निश्चित तौर पर आशाइनी उम्मीद है जो आदेश हुए हैं तो हफ्ते 10 दिन। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाती रहती है। वहीं फिर से उत्तराखंड में बीजेपी का संगठन ये जो है संगठन पर्व वो शुरू हो गया है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जहां एक और सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत आजकल कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों में ही कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाएंगे उसी दिन से इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के संदर्भ में जो कार्यशालाएं लगभग हमारे समाप्ति की ओर है। प्रदेश कार्यशाला के बाद जिलों के अंदर कार्यशालाएं हुई, मंडलीय कार्यशाला हमारी संपन्न हो चुकी है और जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी को सदस्य बनाएंगे उस दिन से ही हमारी सदस्यता का जो विधिवत जो कार्यक्रम है प्रारंभ हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ पिछली बार से ज्यादा सदस्य हमारे बनेंगे। हमारी जो 2 चरणों की सदस्यता हुई थी उसको भी हम पहले चरण में करेंगे, इसका विश्वास रखते हैं। गैरसैंण में आयोजित मॉनसून सत्र के दौरान आपदा के विषय पर विपक्ष के सदन से वॉकआउट करने के बाद हो रही सियासत को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सदन में विपक्ष के सदस्यों को पूरा समय दिया गया था, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने टाइम मैनेजमेंट ना करते हुए उस समय को अन्य चीजों में गंवाने का काम किया, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष को पूरा समय देते हुए उनकी बात रखने का अधिकार दिया था। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी कुछ नहीं कर पाए और अब जब विपक्ष में है तो सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। उनकी तरफ कांग्रेस केवल और केवल सरकार के खिलाफ एक भ्रामक प्रचार करने का काम करती है। सत्र चला है, अगर वो अपने सत्र में भी अपनी बात नहीं रख पाए तो मुझे लगता है इससे बड़ा निंदनीय क्या काम होगा। सरकार ने जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने उनको पूरा भरपूर समय दिया आपदा के क्षेत्र में भी बोलने का, लेकिन वो वॉकआउट करके चले गए ये दिखाने के लिए कि वो बहुत बड़े हितैषी हैं उत्तराखंड के। तो मुझे लगता है कि अगर इतने घंटे में भी कांग्रेस अपने पक्ष की बात नहीं रख पाई, उनके विधायक नहीं रख पाए, तो वो उनकी कमियां हैं, वो अपनी कमियों को ढूंढे। सरकार ने तो भरपूर समय दिया, कितना समय चाहिए सरकार को? सरकार ने पूरा समय देने का काम किया और कांग्रेस को पहले 2 बार सत्ता में कांग्रेस रही है तो कितना समय प्रदेश के कार्य और विकास करने के लिए उनको समय मिला। मुझे लगता है कि आज अगर वो इस तरह की उंगलियां उठाने का काम कर रहे हैं तो एक उंगली अगर कोई किसी की तरफ उठाता तो 3 उंगली उनकी तरफ उठती है। तो कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि सरकार ने भरपूर समय देने के बावजूद भी उनके विधायकों ने उस समय का सदुपयोग नहीं करा और विधानसभा के अंदर केवल और केवल नेगेटिविटी फैलाने का काम करा, नकारात्मकता के साथ काम किया। और सरकार चाहती रही कि पूरे प्रदेश के विकास के जितने भी हमारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचने का काम हो, जितनी योजनाओं को पास करने का काम सरकार ने किया। मुझे लगता है पहली बार ये इतिहास में हुआ धामी जी की सरकार में कि इतना सत्र बहुत ही बेहतर तरीके से चला। विपक्ष भी उसमें सहयोग में रहा और सत्ता पक्ष ने तो अपने जितने भी काम थे, जितनी योजनाएं थी, उनको रखने का काम पटल पर किया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने आप में मंथन करना चाहिए कि वो क्यों। उत्तराखंड समाचार में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में सरकार को गिराने की जो बात कही थी, जिससे आजकल प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। विधायक उमेश कुमार के इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सदन में दिए गए बयान पर अब उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं। देश के पूर्व शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस मामले को लेकर उमेश कुमार से सवाल पूछे हैं। ऐसी जो लोकतंत्र की स्तंभ है, वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहा भाषण का अड्डा नहीं है। एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। आपको लगता है सरकार को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने बोला है उसको भी साबित करना चाहिए। सरकार को भी जांच करनी चाहिए। नहीं, मैं पहली बात ही कह रहा हूँ। और फिर गवर्नमेंट को भी पूछना चाहिए, बताओ भाई हाउस में अगर आपने बोला, हाँ, क्योंकि हाउस को हल्केपन से नहीं ले सकते। और मुझे लगता है कि मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा रही हो और चाहे उत्तराखंड की विधानसभा रही हो और चाहे भारत की लोकसभा रही हो या राज्यसभा रही हो, क्योंकि मुझे सौभाग्य रहा है कि लोकसभा का तो मैं सदस्य रहा ही हूँ 2 बार, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री होने के नाते राज्यसभा को भी में भी मैं सहभागिता करता था, प्रश्नोत्तर देना या उनके चर्चा में सम्मिलित होना। मुझे लगता है कि इन संस्थाओं की गरिमा हर कीमत पर बनी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने एक अजीब बयान दिया था। उमेश कुमार का कहना था कि उत्तराखंड में एक बार फिर से राज्य सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। गैरसैंण में आहूत विधानसभा सत्र के दौरान खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने का काम किया है। यह कहना है उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का। दसौनी ने उमेश कुमार के बयान को अत्यधिक गैर जिम्मेदारन और हल्का करार दिया है। दसौनी ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और विधानसभा का पटल कोई अखाड़ा नहीं है कि कोई भी आकर अपने पुरानी लड़ाई झगड़ों का सेटलमेंट करे। साथ ही गरिमा मेहरा दसौनी ने इस बयान को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। बहुत ही अटपटा, अजीबोगरीब और संवेदनहीन, गैर जिम्मेदाराना बयान है उमेश कुमार का। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धामी जी की गिर रही है, दर्द उमेश कुमार को उठ रहा है, ये भी बहुत अपने आप में आश्चर्यजनक है। वहीं सरकार के पास तमाम खुफिया एजेंसी होने के बावजूद एक निर्दलीय विधायक को ये पहले पता चल जा रहा है कि यहाँ सरकार गिरने वाली है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गले नहीं उतर रहा है। और तो और उमेश कुमार ने सीधे सीधे एक इशारा भाजपा के विधायकों पे किया है कि इसका मतलब भाजपा के विधायक बिकने के लिए तैयार है क्या? बिकाऊ है भाजपा के विधायक जो 500 करोड़ में बिक जाएंगे, क्योंकि सरकार तो तभी गिरती है जब विधायक पाला बदल लें। तो कहीं ना कहीं विधायकों को अपने बचाव में आना चाहिए और विधायकों की चुप्पी ये बताती है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, बिना आपके धुआं नहीं उठता। और उमेश कुमार का ये बयान सारी उंगलियां भाजपा के विधायकों पे खड़ा करता है कि वो सेलेबल है, वो ऑन सेल है, इसलिए सरकार गिरने की पूरी सुगबुगाहट है। और मिट्टी में मिलाने की जो बात उन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक निर्दलीय विधायक के आवरण में उमेश कुमार सीधे सीधे भाजपा के लिए काम करते हैं। वहीं पौड़ी में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिखणी खाल क्षेत्र के क्वाटामाला गांव में बीते दिनों 5 वर्षीय बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया था, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल था। इसे देखते हुए क्षेत्र में वन विभाग की टीम लगातार रात को गश्त कर रही है। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से 4 पिंजरे और 14 कैमरों का ट्रैप लगाया गया था।
वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। वहीं इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि इसी क्षेत्र में एक और गुलदार दिखाई दे रहा है। जब ये गुलदार पकड़ा गया, उसके आसपास एक और मादा गुलदार दिखाई दी थी, जिससे अब ग्रामीण और भी ज्यादा घबराए हुए हैं। गढ़वाल डीएफओ अनिरुद्ध स्वप्निल ने बताया कि उनकी टीम लगातार 19 अगस्त से गुलदार को पकड़ने और गुलदार को ट्रैप करने के लिए काम कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर से खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां रामनगर में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। तो वहीं इस अवसर पर जहां एक और श्रद्धालुओं ने अपने घरों में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की, तो शहर में स्थित सभी मंदिरों को भी भव्य रूप से सजाया गया था। रात में कई मंदिरों में भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों की झांकियां निकाली गई। वहीं कोसी रोड पर बाबा बर्फानी की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जहां बाबा अमरनाथ की गुफा बनाई गई थी, जिसमें लगभग 140 से ज्यादा बर्फ की सिल्लियां बिछाई गई थी और जिसको पूरा करने के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से जन्माष्टमी को लेकर झांकी की तैयारी की गई थी। हरिद्वार जिला प्रशासन ने उत्तराखंड के कई शिव मंदिरों में ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उपस्थिति को लेकर एक कॉफी टेबल बुक तैयार की है, जिसमें उत्तराखंड के पौराणिक और महत्वपूर्ण शिवालयों की जानकारी दी गई है। इस कॉफी टेबल बुक का संकलन हरिद्वार के डीएम धीराज सिंह गबरियाल ने किया। भगवान शिव से प्रेरित इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन सावन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। उत्तराखंड में कितने हैं शिव मंदिर? किताब से होगा खुलासा। आईएएस धीरज सिंह की शानदार पहल। हरिद्वार जिला प्रशासन के द्वारा उत्तराखंड में मौजूद भगवान शिव मंदिरों पर आधारित कॉफी टेबल बुक द इटालियन लॉर्ड ग्रेट शिव टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड तैयार की गई। ये किताब भगवान शिव के महानतम स्वरूप सदा शिव पर प्रेरित है। जिलाधिकारी धीराज सिंह का ये मानना है कि इस धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित बनाए रखने के लिए ये पहल एक अनोखी पहल साबित हो रही है। इस दिशा में लगातार नई योजनाओं पर निर्माण भी किया जा रहा है। सावन के महीने में आयोजित कार्यक्रम में वैसे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस किताब का विमोचन किया। दिखने वाला कोई और है, लेकिन हमें ये लगा कि हमें ये चाहिए, क्योंकि पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य हम लोग में देखें हम लोग और जितने शिव जी के मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, उसमें उनका जो इम्पोर्टेंस है वो एक जगह पे कहीं पे नहीं मिलता। तो इसको एक जगह पे संकलित करने के लिए और मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस चीज़ की शुरुआत की गई और जो रिस्पांस इसका मिला उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को। इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य में मौजूद भगवान शिव के लगभग सभी मंदिरों के पौराणिक और ऐतिहासिक जानकारी, महत्व, मंदिरों की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ये पुस्तक राज्य में आने वाले शिव भक्तों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। इस किताब के सहयोग से शिव भक्त उत्तराखंड राज्य में मौजूद शिव मंदिरों की जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं और मंदिरों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस तरह के अनोखे प्रयास की हर तरफ तारीफ हो रही है और जिला प्रशासन हरिद्वार की सराहना। हरिद्वार एक देवभूमि है और यहाँ के माननीय जिलाधिकारी धीरज जी ने जो पुस्तक का एक संग्रह किया है, बहुत बड़ी बात है ये। और वो एक स्वयं शिव भक्त हैं। हमारे इस उत्तराखंड देवभूमि के जो ऐसे मंदिर शिव जी के जो आम जनमानस के मानस पटल से बाहर थे, उसका संग्रह करके उनकी फोटोग्राफी करवा करके उन्होंने और नाम सहित एड्रेस पूरा और एक पुस्तक का उन्होंने संकलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम सब लोगों ने मिल करके कांवड़ मेले के दिन उसका विमोचन हुआ है।
मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आज प्रचार प्रसार का युग है और पुस्तक की जो क्वालिटी है, उसकी जो फोटोग्राफी है बहुत अच्छी है, वो सालों साल खराब होने वाली नहीं है, कागज़ की क्वालिटी भी अच्छी है। और ये जो प्रयास उन्होंने किया है, देवभूमि का जो पर्यटन का हमारा भाव है, क्योंकि भारत की आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का पर्यटन में 30% हिस्सा है और उत्तराखंड की जो हमारी यहाँ की अर्थव्यवस्था उसमें 40 से 45% हिस्सा पर्यटन पे चलता है। तो इस प्रकार के जो अधिकारी बहुत ही कम लोग होते हैं IAS IPS में, लेकिन उन्होंने जो प्रयास किया है मैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और भगवान दक्षेश्वर का आशीर्वाद उन पर बना रहे और आशा करता हूँ कि जल्दी उसका हिंदी रूपांतरण भी वो निकालने जा रहे हैं। और ये जो पुस्तक है मीडिया के माध्यम से और देश विदेश में भारत की छवि नहीं, उत्तराखंड जो देवभूमि है उसके जो प्राचीन मंदिर हैं, जो बहुत से लोगों ने खाली पुराणों में शास्त्रों में पढ़ा है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है, कौन सा रास्ता कहाँ से जाता है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारे DM धीराज सिंह गर्ब्याल जी ने, क्योंकि लगातार 2 साल से वो कांवड़ मेले को भी देख रहे हैं और बहुत सफल उन्होंने कांवड़ मेले का संचालन 2 साल से लगातार किया है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर साल कांवड़ मेले में जो है वो कांवड़ियों की संख्या, शिव भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और इस तरह के चीज़ों से जो उन्होंने जिस तरह के उत्तराखंड के सभी शिव मंदिरों का इसके अंदर वर्णन किया है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड जिसकी इकनॉमी जो है वो टूरिज़्म पे डिपेंड करती है, तो इस चीज़ को लेकर भी आदमी जो है सभी शिव मंदिरों का उसके अंदर ब्यौरा ले सकता है। और दूसरा कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को लेके, हमारी संस्कृति को लेके ये बहुत अच्छा एक प्रस्तुतिकरण है। मैं इसके लिए हमारे DM धीराज सिंह गर्ब्याल जी को बधाई देना चाहूँगा और इस कॉफ़ी बुक को आप सभी लोग पढ़ें, देखें और मैं चाहूँगा ख़ास करके उत्तराखंड के जो लोग पर्यटन के दीवाने हैं, जो उत्तराखंड की जगह जगह वादियों में जाते हैं, तो इस तरह के छोटे बड़े सभी शिव मंदिरों का ब्यौरा उनको मिलेगा और वो उन स्थानों पर जाकर भगवान शिव को माथा भी टेक सकते हैं। उत्तराखंड समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।